बेटा आज हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होती है, और फिर हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे स्प्रिंग मैथ सिस्टम। उसकी एग्जांपल लेंगे कि उस सिस्टम के अंदर हम किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर ये बड़ा आसान होगा आपके लिए क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आइडिया लिया हुआ है। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दे देता हूँ, फिर हम दोबारा से उस कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। एक बात तो ये याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी का ज़िक्र सिर्फ तब आएगा जब आप किसी फोर्स फील्ड के अंदर हों। फोर्स फील्ड क्या होती है? फोर्स फील्ड हर ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करे। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यानी जहां हम मौजूद हैं, हमारे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारा वेट है जिसकी वजह से हम अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह स्प्रिंग मैथ सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें हम स्प्रिंग की फील्ड के अंदर होते हैं, यानी वो जो मैस है जिसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, वो मैस स्प्रिंग के साथ बाउंड रहने पर मजबूर है। क्योंकि जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग की कोशिश ये होती है कि वो मैस को वापस उसकी इनिशियल स्टेट पर लेकर जाए। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की आप एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स फील्ड है। उसके अंदर भी अगर कोई चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी एक फोर्स फील्ड है। तो फोर्स फील्ड का मतलब ये है हर ऐसा फील्ड जिसमें कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली बात तो ये हो गई कि फोर्स फील्ड का होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड। किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने से या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें, एक हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। फ़र्ज़ करेंगे सरफेस ऑफ अर्थ है। आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के करीब से अर्थ के सरफेस से दूर लेकर जाते हैं, फ़र्ज़ करें। यानी ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से बात करें तो ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। या दूसरे अल्फाज में अगर हम लोअर हाइट से अपर हाइट की तरफ लेकर जाएंगे तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आप अगर बात कर लें स्प्रिंग मैथ सिस्टम की, तो स्प्रिंग मैथ सिस्टम में फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ आपने एक मैस अटैच किया हुआ है। ये मैस फ़र्ज़ कर लें अपनी मेन पोजीशन पर है। अब अगर आप इस मैस के ऊपर कोई फोर्स लगाएं और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग पैदा हो या कंप्रेशन पैदा हो, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क हमें करना पड़ेगा स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, दैट वर्क वुड बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है ये बात तो तय हो गई कि जब भी किसी फोर्स फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा या चेंज करने की हम कोशिश करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली का बायस बनता है। ठीक है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल भी ले सकते हैं।
फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज q। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज से अवे ट्रैवल करती है या अवे होती है। अब इसके अंदर अगर दूसरा कोई चार्ज हम ले आएंगे, फ़र्ज़ कर लें दूसरा चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर भी एक फ़ोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो अवे लगेगी। अब अगर मैं इस चार्ज के ऊपर वर्क करूं और इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करूं, यानी लोअर फील्ड से कंपैरेटिवली हायर फील्ड या स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करूंगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और इस चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जीज की बात की है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, किसी इस तरह के मटेरियल की पोजीशन चेंज करें जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जैसे आप एक मैग्नेट के पास किसी दूसरे मैग्नेट की पोजीशन चेंज करें तो उसके अंदर भी एक स्टोर हो जाती है एनर्जी, दैट एनर्जी वुड बी कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बच्चे। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी पूछें, क्या पूछना है? ऐड कर दें और ये स्क्रीन बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। चलें मैं ऐड कर देता हूँ 264। और ये बताएं कि स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही क्या? किसी बच्चे को शो नहीं हो रही क्या? जस्ट फॉर फील्ड लिखा हुआ। अच्छा, नॉट येट। अभी भी शो नहीं हो रही। लेकिन मुझे तो डायग्राम तक शो हो रही है। बस ये कोई सिग्नल्स का ही इशू है बेटा। उमैर आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा चलें, बाकी लोग भी मेरा ख्याल है सिग्नल ट्रांसमिशन का मसला है थोड़ा सा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कैरी ऑन करते हैं। अब ये बताएं जो जो बातें मैंने बोली हैं, अगर आप इनको स्क्रीन शो नहीं भी हो रही तो फिर भी अगर आप कंसेप्चुअली सोचें तो आपको इन बातों की समझ आ गई है सबको? इन शॉर्ट हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी किसी फोर्स फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज करेंगे तो उस पोजीशन के चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क वुड बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी फोर्स फील्ड के अंदर चेंज की जाए तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से जाहिर करते हैं। और डेल्टा यू जो है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द फोर्स फील्ड, वर्क अगेंस्ट द फोर्स फील्ड मतलब क्या हुआ कि जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड अगर मूव करूं तो मैं फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं ना, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फील्ड मूव करवाऊं किसी ऑब्जेक्ट को, यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपर पॉइंट से ज़मीन के करीब किसी लोअर पॉइंट की तरफ मूव करूं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके नीचे आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी।
यानी अगर फोर्स फील्ड के अगेंस्ट मूव किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फोर्स फील्ड की के अलोंग मूव किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर, क्लियर। ओके, अब स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक हेडिंग लिखी हुई है। यहाँ पर नो सर, पर बुक से ही पढ़। ओके ये वाज सर और बुक। ओके, जिसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही वो बुक देख ले और मेरी ऑडियो सुनते जाएं, आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट कर लें, स्प्रिंग मैथ सिस्टम है हमारे पास, और स्प्रिंग मैथ सिस्टम में एक हमारे पास होता है मीन पॉइंट। आप इस ऑब्जेक्ट को फ़र्ज़ कर लें, मीन से किसी एक तरफ आप मूव कर रहे हैं, कंसिडर करें कि राइटवर्ड मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट इनिशियल हो गया और दूसरा पॉइंट फाइनल हो गया। फाइनल पॉइंट फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव साइड पे है, यानी राइटवर्ड है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर कर लें। तो अगर तो मैं इनिशियल पॉइंट की बात करूं, तो इनिशियल पॉइंट तो मीन पॉइंट था। मीन पॉइंट पर हुक्स लॉ के मुताबिक कोई फोर्स नहीं लग रही होती, इसका मतलब है यहाँ पर वर्क भी ज़ीरो होगा, इसे हम W1 का नाम दे देते हैं। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ यानी राइटवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो देखें ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पिछले स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को प्रूव किया था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब इसमें अगर फ़र्ज़ कर लें हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट वुड बी लाइन इंटेग्रल ऑफ स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ पर आप लिमिट यूज़ करेंगे ज़ीरो टू डी। ज़ीरो से डी का क्या मतलब है, क्योंकि हम मीन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ज़ीरो यानी मीन पॉइंट है, और फाइनल पोजीशन की जगह आएगा प्लस डी। तो इसलिए मैंने लिमिट लगाई है ज़ीरो टू डी। स्प्रिंग फोर्स की जगह आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पावर फार्मूला है, के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, साथ नेगेटिव साइन भी है, और लिमिट आपने लगानी है एक्स के अंदर। और इस तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर माइनस ज़ीरो। तो जिसका मतलब ये है माइनस हाफ के डी स्क्वायर। जब आप दोनों वर्क्स को ऐड करेंगे, यानी मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टोटल वर्क करना पड़ा, तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये जो टोटल वर्क है, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनता है। यानी मैं कह सकता हूँ डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब माइनस डब्ल्यू में डब्ल्यू का क्या मतलब है, दिस इज़ एक्चुअली चेंज इन टोटल वर्क, या फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, या इसे इसकी जगह आप टोटल वर्क भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर, और इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू इज़ इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मीन से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो हमें जो टोटल वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम चेंज इन कैनेटिक एनर्जी की बात करें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक चेंज इन कैनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क के बराबर होती है। तो वर्क तो हमारे पास आया था माइनस हाफ के डी स्क्वायर, इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका आंसर प्लस हाफ के डी स्क्वायर है, और चेंज इन कैनेटिक एनर्जी का आंसर माइनस हाफ के डी स्क्वायर है। जब आप चेंज इन टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनको ऐड करना पड़ेगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई इस बात की? अब कैनेटिक एनर्जी में तब्दीली और यस सर। पोटेंशियल एनर्जी में पहले तब्दीली। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किया है, फिर काइनेटिक एनर्जी का, फिर इन दोनों को सम कर दिया। एग्जैक्टली exactly. और इनका सम ज़ीरो आने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है।
क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम कहते हैं कि एनर्जी में तब्दीली नहीं आती, यानी एनर्जी ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी को हम कैपिटल ई के साथ जाहिर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्ज कर लें यही सिचुएशन हम वर्टिकल स्प्रिंग मैथ सिस्टम पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है और ये इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट उसे प्लस डी पोजीशन कह दें और नीचे वाले एक्सट्रीम पॉइंट को माइनस डी पोजीशन कह दें, और सेंटर में मीन पॉइंट है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं वो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स नहीं है, एक तो स्प्रिंग फोर्स है और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर इसका मतलब है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली स्प्रिंग फोर्स की वजह से नहीं आएगी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रोल होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम ऊपर वाली इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और जब आप टोटल चेंज फाइंड करेंगे तो वो भी जारी बात है ज़ीरो आएगा। ये अटक गई है। जी बच्चे, आवाज़ अटक रही है मेरी। आई थिंक अगेन ये सिग्नल इश्यूज हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर हो देता सकता हूँ, है। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ और थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। इन शॉर्ट हम बात क्या कर रहे थे कि अगर तो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी वर्टिकल स्प्रिंग मैथ सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और जब तीनों का सम ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं इन तीनों का जो सम है, तब्दीली अगर ज़ीरो होगी तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम जो है ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम टोटल एनर्जी का नाम देंगे। एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ आज हमने एक छोटा सा जो टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या कुछ था। सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स देखी, फिर हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क के इक्वल होती है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया और उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो लिखा। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई है आज के लेक्चर की? ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।